जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं फुहारा चौक के पास हूँ और खास बात है कि हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता जी है। मोनालिसा जिनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। और फिलहाल जब मैंने जिक्र किया कि मैं अभी कुंभ मेले से होके आ रहा हूँ तो वो कुछ जानना चाह रहे थे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आप चैनल पर आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी देव जी, आपने मेरे को मौका दिया कि आपकी यात्राओं का जो है उसका अनुभव का लाभ उठा सकूं, उसकी जानकारियां ले सकूं मैं। देव जी, अचानक आपका जो प्रयागराज में जाने का मूड कैसे बना? हरियाणा से बहुत कम लोग ऐसे हैं, फोटोग्राफर हैं खासतौर पे, वो बहुत कम लोग वहां जाते हैं। जी, मेरा पहले कोई, मैं इतना स्पेशली मैं बोल दूं कि मेरा पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं ऐसे ट्रेन देख रहा था तो उसमें हिसार टू प्रयागराज एक ट्रेन है जो कि 6:50 पे चलती है। कहाँ तो से? हिसार से। हिसार के रेलवे स्टेशन से? जी जी। अच्छा, और वो तो हर रोज चलती है? नहीं, साप्ताहिक ट्रेन है वो। अच्छा। और खास बात, जैसे मैंने देखा कि भाई अरे अपने हिसार से भी ट्रेन जा रही है और वो भी प्रयागराज, क्योंकि हम टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कितना मतलब वो जो महाकुंभ के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्यों ना जाके देखा जाए। बस वही विचार एकदम से आ गया। तो फिर आपने हिसार रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी जी। तो आपको ये पता कैसे लगा कि भी ट्रेन हिसार से जाती है? अच्छा, कौन से दिन जाती है? हर रोज जाती है या खास दिन जाती है? ये जो ट्रेन है ये सोमवार को जाती है और 6:50 पे जाती है। इसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन, जो है हिसार से चलती है। हिसार से। ये पहले से भी चल रही है या अभी शुरू की है? इसका पूरा मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जब मैं सर्च कर रहा था तो उसमें आया कि भाई हिसार से टू प्रयागराज। अच्छा। तो 6:50 हिसार रेलवे स्टेशन चलती है जी। हर सोमवार को चलती है और 6:50 पे चलती है दोस्तों। और उसके बाद फिर अचानक से चलो देखते हैं, क्योंकि कई सफर ऐसे होते हैं जो प्लानिंग के साथ होते हैं। ये सफर था अनप्लान्ड, एकदम से अचानक से हम चल पड़े। अच्छा, आपके साथ और कौन गया था? मेरे साथ लड़का था मेरा, और हाँ, कपिल भाई, राम राम, नमस्कार। तो मेरे साथ लड़का था। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैं तो गया था अनप्लान्ड, बिना प्लानिंग के, लेकिन जब आप जाएं तो प्लानिंग के साथ जरूर जाएं, ये जरूर बोलूंगा। नहीं, ये तो ठीक है, आपके अनुभव हमें ये चाहिए, लोगों को पता लगे कि भी क्या प्लानिंग करनी होती है, कैसे जाना होता है। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भी आपने ट्रेन पकड़ी हिसार से। जी जी। तो वो सवेरे वहां पहुंचे कितने बजे? फिर गुप्ता जी पहुंचे क्या, अगर जाने का भी मैं बताऊं ना, मेरा जो प्लान बना था वो समझ लो 5:30 बजे बना था। और उस अच्छा, हाँ, 5:30 बजे प्लान बन गया और 7 बजे वाले हाँ, और उस वक्त पे मैं था ऑटो मार्केट में। फिर मैं सोचा यार अब कैसे होगा, तो मैं अपना घर गया। मैंने अपनी चादर, क्योंकि सर्दी का वक्त है तो चादर वगैरह ली और फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। और जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो 6:40 हो चुका था। अच्छा। केवल 10 मिनट शेष थी। हमने जल्दी से जर्नल की टिकट ली और तुरंत जो गए, भागम भाग में कहीं चलना पड़े, ट्रेन गए और वहां पर अपना डिब्बा मिल गया, उसी में घुस गए। नहीं, डिब्बा जर्नल में गए तो देखा बड़ा भयंकर भीड़ था। पूरा जो जर्नल में जो है बिल्कुल भी पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल हाउसफुल था। उसके बाद हम टीटी से मिले, उनको बताया भैया ऐसे ऐसे है, हमें जाना है। तो उसने क्या किया कि हमारे को जो चार्ज होता है वो लिया और उसके बाद जो टिकट हमें दे दिया स्लीपर का बना के वहीं पर। डेढ़ से आप मिल सकते हैं, एक बार मिल के आए, तब तक मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जो है हमें जो टिकट मिल गया स्लीपर का, और स्लीपर में फिर जिस हिसाब से सीटें जो मिलती रही वहां तक कि हम आगे का सफर करते रहे। और जो साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। और अपना सवाल पूछ सकते हैं, अगर कुंभ यात्रा के बारे में कोई भाई कुछ जानना चाह रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं। मैं सीधा अभी लाइव हूँ कम से कम 5-7 मिनट के लिए, और उसके बाद बताऊंगा कि भाई कैसे आप जा सकते हैं और क्या क्या वहां पर सुविधाएं हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो विशेष तौर पे जो साथी जुड़े हैं, कपिल भाई आपका राम राम, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद स्लीपर में हम चढ़ गए और फिर वहां से जैसे भी बड़े आप लकी रहे कि स्लीपर में आपको जगह मिल गई। हाँ। वरना आमतौर पे क्या होता है कि लोगों ने बुकिंग कराई होती है तो भी उनको जगह नहीं मिलती। एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये साप्ताहिक है, लेकिन इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, टिकटें कन्फर्म बहुत कम हो रही है और बड़ा रश है। कई तरीके और भी बता सकता हूं जाने के, लेकिन फिलहाल जो मैं हिसार से गया और उसके बाद स्लीपर में, और तकरीबन आप जानना चाहेंगे कितने बजे पहुंचे? कितने बजे सुबह पहुंचे आप? रात तो सफर कैसा रहा आपको? इतनी भीड़ के अंदर आपको स्लीपर मिल गया आपको जी, तो रात आपने कैसे गुजारी है? उस रात का भी थोड़ा बताइए आप।
एक्चुअली मेरा तो ये था ना कि देखो भाई, इसमें वो बात है कि मैं था और मेरे साथ एक लड़का था, कह सकते फैमिली नहीं था, तो मेरे को कोई फिक्र नहीं था उस चीज का कि भाई सीट मिलेगी नहीं मिलेगी या क्या होगा। एकदम से मस्ती के मूड में थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैं उस डब्बे में चढ़ा तो वहां पर अपने हरियाणा के सरसा से, हिसार से यंग वो युवा मिल गए। और कब सफर कट गया, जागते जागते उनसे बात करते करते। एक देखो तो इंटरव्यू मैंने लिया, ट्रेन में मैंने बातचीत किया। एक तो बेवफा एक लड़का है जिसने, जो कि कह सकते बठिंडा में, कोई भाई जाए तो बठिंडा में फास्ट फूड का होटल है उसका, बेवफा फास्ट फूड वाला नाम से, उसका इंटरव्यू मैंने किया। तो बड़ा अच्छा आपका इंटरव्यू देखा था मैंने, आप ट्रेन में से डायरेक्ट लाइव कर रहे थे। हाँ। तो बाई चांस मेरा सौभाग्य था कि मैंने जी। तभी मुझे पता लगा कि तो यहाँ से यात्रा कर निकले। गुप्ता जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, सफर का नहीं मेरे को पता लगा। और कब सुबह हो गई और 8:30-9 बजे तकरीबन जो है। सर्दी वगैरह? सर्दी नहीं लगी, गर्मी लग रही थी। अच्छा, क्यों? भीड़ थी इसलिए? भीड़ थी इसलिए, सर्दी नहीं थी। कुछ जोश था? जोश भी था, लेकिन सर्दी अभी 2-3 दिन से है भी कम भी है, लेकिन रात को सर्दी हो जाती है। हाँ, रात को हो जाती है, लेकिन भाई भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत खचाखच भरे हुए थे। लेकिन चलो, ये आप जैसों को प्यार है कि वहां सीट पे एडजस्टमेंट हो गई। ये नहीं कहता कि सो के लेटे हुए गए, लेकिन बैठे हुए गए जैसे भी। और सुबह 8:30-9 बजे हम पहुंच चुके थे। पहुंच के हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां भी मैंने इंटरव्यू किया। वहां मैं स्टेशन पे रुका, वहां पर आ रहे हैं। और खास बात, सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि एक जो लोगों में जो जोश जो था आने का, मतलब वो फील नहीं कर रहे थे कि हम थके हुए आए हैं, ये हो गया है, ट्रेन में भीड़ है ये। लेकिन जिस चीज से बात कर रहा था ना, बड़ा जोश बढ़ाने वाली बात थी। और फिर हमने बातचीत करके हम थोड़ा धीरे, चलो यार प्रयागराज देख लेते हैं शहर जो है। हमने वहां पर एक बहुत ही पुराना चर्च बना हुआ है और 2-3 चीजें थी वो देखी। उसके बाद हमने वहां पर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके अपना, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के आगे से बसें चलती है और वो जो बसें हैं बिल्कुल आपको प्रयागराज के नजदीक छोड़ती है। ये नहीं है कि बिल्कुल प्रयागराज में छोड़े, उसमें संगम में छोड़ेगी, लेकिन वहां तक आपको छोड़ देती है जो बसें। लेकिन हम बस में नहीं गए, बसों में भी बड़ी भीड़, मतलब कह सकते भर भर के बसें जा रही थी। हम थोड़ा आगे चले। वैसे तो आपका देखो, ये तो बस के अंदर जाए ना और पैदल जाए, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस है जी। आप थोड़ी दूर पैदल जाएंगे, आसपास के दृश्यों को देखेंगे जी। कुछ आपको अच्छा लगेगा, नई जानकारी आपको मिलेंगी, नई जानकारी लोगों से मिलेंगे। आप बस में अगर पैक होकर चले गए तो आप किसी से बात भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिमाग में था ये बात, कृष्ण भाई राम राम, और मेरे दिमाग में यही चीजें थी। और खास बात है कि मैं पैदल चला और तकरीबन आधा घंटा पैदल चला। और उसके बाद मैंने एक इत्तेफाकिया देखी, वहां पर मेरे को अजनबी लोग मिले 2, और दोनों से मैंने बात की, भाई कहां से? बोला मैं उत्तराखंड से हूं। एक से बात की, बोला मैं यूपी से हूं। हमने साझा एक इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो किया, साझा इलेक्ट्रिक रिक्शा हमने किया और उसने हमारे से 40 रुपया लिया जो भी था। और हमें संगम से, वैसे सुनने में है 30 रुपए रेट है वहां में, लेकिन है कि मौके के हिसाब से कुछ भी मांग सकते हैं वो। जैसे नॉर्मली स्टेशन से और वहां तक पुल पार करके ऊपर कहते हैं ओवर ब्रिज है जी, वहां तक 30 रुपया लगता है। हाँ, 10-20 रुपए, देखो मेले का टाइम है तो हो सकता है कम ज्यादा कर लेते होंगे, लेकिन ज्यादा ही कर देते हैं। मैं इसलिए बैठा मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा में कि उससे शहर दिखाई दे रहा था। मैं देखना चाह रहा था भाई इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में जब मैं उस, सबसे अच्छी बात बताता हूँ, वहां उस रिक्शा में बैठने से मुझे पता लगा कि ये जो आनंद भवन, जिसके किस्से आपने सुने होंगे कि इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है। जो प्रयागराज है वो इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद तो नाम था, वो अकबर ने वहां किला बनाया हुआ है, अकबर ने ये बसाया था ये जी, ठीक है। अब उसके बाद जब से योगी की सरकार आई है तो उसने बहुत से स्टेशनों के नाम बदल दिए जी। तो उसमें से एक इसका नाम भी बदल दिया इन्होंने, इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। तो प्रयागराज में आनंद भवन हमने देखा, बाहर से ही देखा, ये नहीं कि हम अंदर गए, हमने बाहर से ही देखा और देखा भाई ये आनंद भवन है जहां पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद हमारा जो रिक्शा था, इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो चलता रहा। और हाँ, आप बिल्कुल बात करके आइए। और इलेक्ट्रिक रिक्शा हमारा चलता रहा और वहां पर हमने एक लाइव वीडियो भी वहां पर हमने चलाया। और सुनील भाई, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ आया हुआ था, राम राम आपको। और उसके बाद हमने देखा जो प्रयागराज का पूरा भ्रमण किया इलेक्ट्रिक रिक्शा से, और धीरे धीरे करके हम संगम पर पहुंच गए। तो जो भाई भी अगर किसी के मन में सवाल है, कोई किस जिज्ञासा है कि किस तरह से हम महाकुंभ में जा सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। अभी कम से कम 10 मिनट में आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा, तो हो सकता है कि
आपको आवाज वगैरह तस्वीर वगैरह साफ आ रही होगी। बाकी जो साथी हमारे जुड़े हैं, मेरी भूख लगे, ये नहीं पता पूरी। गुप्ता जी 1 मिनट में बीच में रोकना चाहूंगा, ये मेरे को दे देना आप जब बोलते हैं तब, क्योंकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक जा रही थी। तो साथियों मैं बता रहा है कि बड़ा ही रोचक और कह सकते हैं रोमांचक और कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सफर जो था वो रहा। बाकी उसके बाद मैं संगम पे पहुंच गया वहां, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो भी महाकुंभ जा रहा है एक चीज का बिल्कुल अवश्य ध्यान रखें, पैदल चलना पड़ेगा भाई। जो पैदल चल सकता है, और मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, पैदल चलोगे तो अच्छा ही रहेगा। कम से कम 3 किलोमीटर का तो सोच के चलें भाई, पैदल चलना ही है आपको। 5 किलोमीटर, बाकी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तो होता रहता है। लेकिन एक चीज है, जाते हुए आप पैदल चलोगे आपको कोई एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई मंजिल पे पहुंचना है, आपने देखनी है चीजें। आते हुए कई थक जाते हैं, कई चीजें हो जाती है, वो अलग बात है। तो उसके बाद मैं संगम पे चला गया, और संगम पे जाने के बाद की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। गुप्ता जी अभी आ रहे हैं तो थोड़ा बिजी हो गए थे बीच में, लेकिन मैं अपने आप ही बता देता हूं आपको कि उसके बाद वहां पर एक मंदिर है, लेटे हुए बालाजी, बजरंगबली का मंदिर है, उसमें मैं गया। बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर, उसमें मेरा तकरीबन 1-2 घंटा लगा। उसके बाद वहां पर अक्षय वट वृक्ष है। मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों को कि जो ये हनुमान जी की बात कर रहे हैं, ये पाताल लोक के हनुमान जी के दर्शाए गए इन्होंने। और ये एक मंदिर पूरे हिंदुस्तान में अकेला एक ऐसा मंदिर है कि जो जमीन से धरती के नीचे मंदिर है, जमीन के अंदर मंदिर है, जमीन के अंदर। और बड़ा आपका सौभाग्य है कि आपने उसके दर्शन कर लिए। बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे देखने के लिए, क्योंकि पहले तो वहां प्रयागराज पहुंचना मुश्किल, पहुंच गया तो सिरा स्नान करेंगे वापस आएंगे। हाँ। लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं, और इसको पाताल लोक में लेटे हुए कहते हैं, इनको हनुमान जी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाताल लोक में लेटे हुए, और बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास कई बार हुआ था, उठाने का, ले जाने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो मूर्ति नहीं उठी। वो तो खैर पीछे की बातें हैं, लेकिन ताजा बातें मैं बता देता हूँ। उसके बाद में अक्षय वट वृक्ष है, और वहां पर और भी कुछ मंदिर अंदर ही अंदर। ये नहीं कि आप एक मंदिर गए फिर निकल लोगे, नहीं, वो रास्ता एक जैसा चलता रहता है। उसके बाद हम निकले और संगम पे पहुंच गए, और जैसे ही हम पहुंचे संगम पे, वहां पर देखा बहुत से, मतलब कह सकते हैं हजारों की संख्या में जो है लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा यार ये तो बहुत ही स्नान कर रहे हैं, पानी देखा वहां पर कोई फूल डाल रहा है, कुछ डाल रहा है। तब हमारे दिमाग में आया जो बोट है, वहां पर बोट चलती है, नाव चलती है, वहां बीच में नहाएंगे। वो जो बीच में जो संगम का असली संगम, जहां पर तीनों नदियां मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती, जहां पर मिलती है, वहां जाएंगे और वहां पर स्नान करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा बीच में बता देता हूँ कि जब हम जाते हैं संगम में स्नान करने के लिए, तो वो जो किनारा है, एक तरफ तो जमुना का किनारा है जी, और दूसरी तरफ है वो गंगा का किनारा है जी। दोनों नदियां मिलती हैं, थोड़ी दूर आगे जाके मिलती हैं, उनकी जो धाराएं मिलती हैं। लोग असली संगम तो वो है, और वहां जाने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। किश्ती के द्वारा पैदल नहीं जा सकता आदमी वहां भी, तो किश्ती के द्वारा जाना पड़ता है। तो आपने फिर किश्ती वगैरह की होगी? बिल्कुल, मैंने किश्ती की, और खास बात है जो किश्ती वाले हैं वो 10 आदमी को एक साथ लेके चलते हैं। और आजकल जैकेट दे रखे हैं, बोला पहले ये जैकेट हमें पहले बोला ये जैकेट हमें खरीदने पड़ते थे, आजकल सरकार ने उनको मुफ्त वितरित कर रखे हैं। और दूसरी बात ये थी, किराया कितना लेते हैं? किराया वैसे 100 रुपए 90 रुपए का किराया है, लेकिन वो लोग ज्यादा लेते हैं किराया। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ले रहे थे, लेकिन लोगों में जल्दबाजी है, वहां सब चढ़ना चाह रहे हैं, वो कितना मांगते देना चाह रहे हैं। मैं उन्हीं का दोष नहीं दूंगा कि खाली किराया ज्यादा लेने में उनका दोष है। लोग अपने अपने हिसाब से, बोला हमें तो जाना है, 200 मांग रहे हैं, पकड़ 200। हाँ, पकड़ 200। हाँ, वो मतलब हमें संगम तक पहुंचा दे, बस मतलब वहीं जाके नहाना है हमने। हाँ, लोग जो है जल्दबाजी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और एक जो मतलब हमने बोला यार 100 किराया तो 100 रुपए अलाउंसमेंट हो रही है भाई, 100 रुपए किराया है, कोई इससे ज्यादा नहीं देगा, जो भी देगा वो दोषी है, या जो लेगा दोषी है। तो नरेंद्र भाई ने कहा टिकट नहीं मिल रहा। बिल्कुल भाई, टिकट का बड़ा मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा अभी मारामारी चल रही है, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं और करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। और मौनी अमावस्या जो आ रही है उस पर तो बता रहे हैं कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला है, इतने लोग वहां पर जाने वाले हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी उसके बाद हमने बोट किया, और बोट में हमने 1-2 इंटरव्यू भी लिया जो बोट में बैठे हुए थे, और धीरे धीरे करके हम चले गए जहां पर संगम जो स्नान था, बिल्कुल बीच में। भाई बीच बीच में आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बीच में आवाज नहीं आ रही तो क्या अभी बताना भाई, आवाज आ रही है क्या? हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन अब बताएं आवाज आ रही है। उसके बाद भाई बीच में गए, और वाकई में एक चीज बता देता हूं कि जो एक्सपीरियंस था वंडरफुल और कह सकते हैं अद्भुत एक्सपीरियंस था।
उससे क्या हुआ, उसके बाद हम जो नाव वाले हैं वो किराया पहले नहीं लेते। वो जब आपका स्नान करके आप वापसी छोड़ देंगे उसके बाद ही आपसे किराया, इस चीज का ध्यान रखना, किराया पहले नहीं देना, किराया जो है बाद में देना है। किराया जब लेंगे जब आपका स्नान हो चुका होगा। और उसके बाद वहां पर लोग जाते हैं अपने पितरों को, या फिर बोले कि अपने सूर्य को जल देते हैं, नहाते हैं उसमें। ठंडी थी, सर्दी थी, शुरू में पानी बड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप एक बार उस पानी में उतर जाओगे तो उसके बाद आपको एहसास नहीं होगा कि उसमें मन करेगा कि आप ऐसे ही नहाते रहें, चलते रहें, उसके अंदर से निकले ही ना। वो पानी आपको ऐसे लगेगा जैसे मजा आ गया, मतलब आप उस पानी में रुकना चाहेंगे, मिट्टी निकालना चाहेंगे, और एक अलग ही आपको कहेंगे। शुरू में मन नहीं करता कि क्यों जाएं, क्या है, ये है, वो है, बकवासबाजी। लेकिन जब वहां पर आप चले जाओगे, वहां पर स्नान करोगे, तो कुछ देर के लिए आप इस दुनिया को भूल जाओगे, भाग दौड़ की जिंदगी को भूल जाओगे। मानसिक जो आजकल जो चीजें हैं कि भाई ये करना है, वो करना, उसको भूल जाओगे और खो जाओगे गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती के उस मिलन में। और कह सकते हैं कि बड़ा अद्भुत और बढ़िया लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने स्नान किया, वहां पर आए उन लोगों से भी बातचीत की, और उसके बाद वापसी में उसी नाव वाले यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको वहां पर नहलाने के लिए लेके जाते हैं, फिर आपको लेके आएंगे। फिर वहां पर तकरीबन टाइम तो लगता है, वक्त तो लगता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी में छोड़ा। योगी तो सब मुमकिन है, वह लोग बोलते हैं वहां पर, जो लोग वहां पर आते हैं, ये चीज आपका जो वर्ड है नरेंद्र भाई, लोग बोलते हैं ये चीजें। तो उसके बाद जो है हमने वहां पर उन जो लड़के थे जो ना, उनकी वीडियो भी बनाई, अभी तक मैं डाल नहीं पाया हूं, अभी डालूंगा थोड़ी देर में, जैसे भी मेरे को वक्त लगेगा। और उनको मैंने स्पेशली, मेरा शुरू में तो बोला था कि 100 रुपए बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उनका देखा कि वो 1-1, 2-2 घंटा इंतजार भी करते हैं जब तक नहा के नहीं आते, तो मैं बोला ठीक है, जायज, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से निर्देश है कि 100 रुपए से ज्यादा किराया ना दे, और किराया जो है 100 रुपए ये नाव का। लेकिन आप अगर जाते तो बोटिंग का लुत्फ जरूर लें और उस बीच में जरूर नहा के आए। ये नहीं है कि आप चले गए संगम के किनारे नहा लिए और बोला आ गए, नहीं, इतनी दूर अगर जा रहे हैं तो अंदर बिल्कुल उसके बीच में नहा के आएंगे, तब मजा आएगा, और कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। उसके बाद जो था, मैं वहां पर लोगों से मैंने बातचीत की, हमारे जो साथी थे जो, उनसे भी बातचीत की, और बाकी उसके बाद फिर शाम का वक्त हो गया, रात हो चुकी थी, और मैं निकल पड़ा अखाड़ों की तरफ। और खास बात बता देता हूं, अखाड़े कम से कम 12-13 किलोमीटर में खाली अखाड़ों का एरिया है, जहां पर कह सकते हैं साधु संतों ने अपने अपने डेरे बनाए हुए, बड़े बड़े विशाल डेरे हैं। और कह सकते हैं कि एक एक जगह पे 10-10 हजार आदमी लंगर खा रहे हैं। ये नहीं कि छोटा कि 5 आदमी खा रहे हैं, 10-10 हजार आदमी एक एक जगह पर लंगर वहां पर खा रहे हैं। और व्यवस्थाएं आप देखोगे कि 100 आदमी को खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 10-10 हजार आदमी वहां खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मैं निरंजनी अखाड़े में गया था, और निरंजनी अखाड़े में उस दिन लगभग 10 से 20 हजार लोगों ने रात का भंडारा खाया था। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एक महामंडलेश्वर बनाए गए थे उनके द्वारा। उन्होंने बताया कि जो लंगर होता है हर दिन एक साधु के द्वारा होता है, और उसमें खाली ये नहीं कि आपने लंगर खा लिया और चले गए, नहीं, उल्टा वो आप लोगों को दक्षिणा देते हैं। जो लोग वहां पर लंगर ग्रहण करते हैं उन्हीं को पैसा दिया जाता है। अलग अलग जो बड़े लोग आते हैं उनको 1100, फिर उससे नीचे 5100, फिर उसके जो जो संतों ने उपाधि जो बना रखी उस हिसाब से फिर लास्ट में 100 रुपए तक भी दिए जाते हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाएं देख के मुझे लगा यार क्या व्यवस्थाएं यार, मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें ना कोई जल्दबाजी कर रहा है, ना कोई कुछ ज्यादा इस तरह की बातें हो रही है, बड़ा मतलब रोमांचक। फिर मैं वहां 2 दिन रहा था, उस दौरान मैंने वहां पर साधु संतों से भी बात की, लोगों से भी बातचीत की, और कह सकते हैं नरेंद्र भाई और सुनील भाई और जो जो साथी हमारे जुड़े थे सबको बता देता हूं भाई, जरूर जाएं और जाके आएं और बताएं फिर कैसा लगा आप लोगों को। बाकी जो हमारे साथी जुड़े थे सबको नमस्कार, जय हिंद। बाकी की बातें मैं करूंगा आप लोगों से, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी गुप्ता जी जो हैं किसी काम से जा रहे हैं, तो जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। और कोई अगर किसी के मन में सवाल है, कोई शंका है, तो जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।